नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं मैगजीन पढ़ाऊंगा जो यूपीएससी स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे अगर देखा जाए तो यूपीएससी में इन छोटी मोटी मैगजीन का कोई ज़्यादा प्रभाव रहता नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा कि आप यूपीएससी के एग्जाम में ई दृष्टि और अन्य मैगजीन को किस तरीके से फैक्ट को निकाल सकते हैं और कैसे दोस्तों वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर मैं अपने बारे में दोस्तों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और इससे पहले मैंने दोस्तों कई सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अब देखिए, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा और हम एक एक चीज़ को लेके चलेंगे कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब अगर सबसे पहले देख लेते हैं भाई, देखो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। करंट में आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इससे पहले दोस्तों वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी, नेशनल पार्टी नहीं थी। अगर करंट में बात करी जाए तो देश में कितनी नेशनल पार्टी है भाई? करंट में देखिए भाई, इस टाइम छः नेशनल पार्टी है दोस्तों। देखो राष्ट्रीय पार्टी की अगर बात करी जाती है तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। कौन कौन सी हैं ये भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि फैक्ट में 2 ऑप्शन देने के बाद में पूछ सकता है कि भाई क्या ये राष्ट्रीय पार्टी है। करंट में जो राष्ट्रीय पार्टी जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिना है उसका नाम भी आपको दे दिया जाएगा, और हाल ही में रिसेंटली में जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है दिया हुआ उसका नाम भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे पूछ लिया जाएगा भाई निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है। भाई राष्ट्रीय पार्टी की बात करी जाए या क्षेत्रीय पार्टी की बात करी जाए, दोनों आपस में एक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय पार्टी होती है नेशनल लेवल की पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी होती है दोस्तों राज्य की पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी। देखो अगर राष्ट्रीय पार्टी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बीएसपी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी, कुल मिलाकर इस टाइम करंट में 6 पार्टी हैं। अब देखो ई चुनाव चिन्ह आरक्षण में आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों की मान्यता प्राप्त निम्नलिखित प्रारूप है। भाई टोटल मिला के 3 शर्तें होती हैं। अगर उन्हें पार्टियां पूरा करती हैं तब उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इन्हें हमें एक एक करके देख लेनी है, लेकिन एक बार ये महत्वपूर्ण करके देख लीजिए भाई। आम आदमी पार्टी ने क्या करा था भाई, गुजरात का जो चुनाव हुआ था हाल ही में रिसेंटली में दोस्तों, गुजरात के चुनाव के अंदर उसने देखो मान्यता प्राप्त की है गुजरात के चुनाव से, क्योंकि उसने कुछ सीटें जीती हैं वहाँ पे, कुछ सीटें दोस्तों निकाली हैं। और इससे पहले अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, आपकी बात करूं तो पंजाब में दोस्तों सरकार बनाई है। गोवा में इलेक्शन लड़ा था, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, यहाँ भी उसकी ऑलरेडी सरकार है ही। अब कुल मिलाकर 3 राज्यों में उसने पहले से ही इलेक्शन लड़ चुकी थी, और यहाँ पर पंजाब में सरकार बनाई थी दोस्तों भगवंत मान के साथ में। और अगर मैं गोवा की बात करता हूँ तो दोस्तों गोवा के अंदर भी यहाँ कुछ सीटें उसने जीती हैं। अब देखो दिल्ली है। अब यहाँ देखिए भाई, कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी अब 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। आम आदमी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा 4 राज्यों में प्राप्त हो गया। अब हम इसे पढ़ते हैं। देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि हमें राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी बनाने के लिए जरूरी होती है। यूपीएससी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी आपसे पूछ सकता है। देखिए पढ़ लेते हैं भाई, लोकसभा या विधानसभा के किसी भी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में, देखो किन्हीं 4 राज्यों में प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए। भाई टोटल जितने भी वैलिड वोट हैं, वैलिड वोटों के 6% वोट होने चाहिए, या उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों, और उसने लोकसभा की कितने सीटें जीती हों जो दोस्तों, मिनिमम 4 सीटें जीती हों लोकसभा की, एमपी की। अब आगे देखो लोकसभा के पिछले आम चुनाव में, पिछले का मतलब जो लास्ट का चुनाव है भाई, जैसे इस टाइम अगर गणना की गई है तो इससे पिछला वाला जो चुनाव है उससे पहले के पहले वाले चुनावों को नहीं देखा जाएगा, हाल ही में उससे एकदम रिसेंटली पिछला वाला दोस्तों यहाँ चुनाव देखा जाता है। पिछला वाला चुनाव ही देखा जाएगा। पिछले वाले जो पहले वाले इलेक्शन होते हैं उनमें यहाँ पर कोई दोस्तों मतलब नहीं होता। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बहुत सारी पार्टियाँ ऐसी होंगी जो इस वाले चुनाव से पहले वाले चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ होंगी, लेकिन वो इस वाले चुनाव में जो अब रिसेंटली में चुनाव हुआ इसके अंदर सारी की सारी कंडीशन उन्होंने पूरी नहीं करी, इसलिए दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी छिन जाता है अगर एक बार हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो भी। तो जरूरी नहीं है कि एक बार हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए तो हमेशा राष्ट्रीय पार्टी बने रहेंगे, हमसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दोस्तों छिन जाता है। अब देखिए भाई तीसरी कंडीशन क्या थी बच्चे, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो।
4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कोई सी एक भी कंडीशन अगर पूरी करती है, कोई सी भी पार्टी एक भी कंडीशन पूरी करती है, तब वह राष्ट्रीय स्तर की पार्टी दोस्तों बन जाती है। देख लेना भाई एक बार, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं है कि तीनों करनी चाहिए, कोई सी एक और मतलब इनमें से या तो ये पूरी करे, या तो ये पूरी करे, या ये पूरी करे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक बार देख लेना आप। अब देखो आगे कौन कौन सी ऐसी पार्टी हैं जिनसे दोस्तों ये छिना है। एक बार देख लेते हैं भाई ऐसी कौन कौन सी पार्टी थी। एक मिनट, 4। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी पार्टियां दोस्तों जिनसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छिना है, ये जानना महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात करता हूं ऐसी कौन कौन सी पार्टियां हैं, देखो भाई आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल का दर्जा लिया इसने, लेकिन भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये मिला के इनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया है। 3 पार्टी हैं और इन्हें आपको ध्यान रखना है। ये पूछ लिया जाएगा आपसे, इनका नाम देकर पूछेगा एआईएमटीसी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, देखो सीपीआई, और तीसरी है एनसीपी। ये पार्टियां ऐसी हैं जो कि पहले राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन इनसे दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया और अब करंट में 6 मिलाकर आपकी राष्ट्रीय पार्टी है। ठीक है भाई, देखो और बाकी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हें एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। चाहे मैं यूपीएससी की बात करूँ या फिर स्टेट पीसीएस की बात करूँ दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी क्या होती है और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, करंट में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। और एक बार देख लेना कि राज्य स्तरीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, उसके लिए भी आप एक बार देख लेना, क्योंकि स्टेट पीसीएस के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब आगे देखो प्राइवेट विलेज प्रोग्राम। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम क्या है, इसे हम एक बार देख लेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भी। प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, केंद्रीय वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान दोस्तों ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है भाई, बीवीपी प्राइवेट विलेज प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी। अब देखो यहां पर मैं आपको पूरा नहीं पढ़ के बताऊंगा, मैं आपको मेन पॉइंट बता देता हूं। अगर देखो इसकी बात करी जाए तो उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। मतलब दोस्तों एक मसला ऐसा था, जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां के जो जिले हैं उनसे अगर दूसरे कंट्री की सीमा टच करती थी तो उन लोगों ने यहाँ से पलायन किया है। उन्हें पलायन से रोकने के लिए दोस्तों ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंबाल जिले के एक सीमावर्ती गांव किवितू में लॉन्च किया गया है। देखो कहाँ, किसने किया भाई, गृह मंत्री ने इसका लॉन्च किया। गृह मंत्री ने 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेट बीवीपी को दोस्तों लॉन्च किया। अब कहां पर किया भाई, देखो अंबाल जिले, अरुणाचल प्रदेश, अंबाल जिले के एक सीमावर्ती गांव किवितू गांव के अंदर लॉन्च किया गया, क्योंकि गांव को तो हमें रोकना था। आगे देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप देखो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। अब ये कहां से कब से कब तक है, अगर मैं इसकी टोटल की बात करता हूं, ये कब से कब तक है, देखो भाई यहां बोला गया भाई यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, केंद्र से सपोर्ट की योजना है, केंद्र से प्रायोजित योजना है। तो आपसे दे देगा भाई क्या ये राज्य प्रायोजित योजना है। दोस्तों देखो अगर एक से अधिक राज्यों में है तो कभी भी राज्य प्रायोजित योजना नहीं हो सकती, ये सिर्फ सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। इट इज ओनली सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, नॉट स्टेट स्पॉन्सर स्कीम। ठीक है, और इसकी जो मंजूरी है 2022 से लेकर 2022-23 से 2025-26 तक के लिए की गई है। इस अवधि का वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। इसके लिए धन भी अलॉट किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों 4800 रुपए है। अगर मैं बात करूं इस योजना के तहत 4 जिले हैं। हिमाचल प्रदेश, देखो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं, देखो भाई अगर हम भारत के मैप की बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आता है भाई, एचपी आता है यहाँ पे। ठीक है भाई, एचपी आता है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। देखो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखो टोटल मिला के यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा मैप ठीक नहीं बना, यहाँ पर एपी, ये दोस्तों एपी आता है, ये भी देखो एपी आता है। ये सीमावर्ती राज्य हैं जो कि दूसरे की कंट्री को टच करते हैं।
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम देखो दोस्तों, उत्तराखंड और संघ शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 66 ब्लॉकों में 2,967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया। बस आप एक बार पढ़ के देख लेना, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये क्यों किया गया है। ये भी तो जरूरी है भाई, क्यों किया गया है। बस आप अगर पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है, सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए, यहाँ से यूपीएससी के लिए बहुत सारे पॉइंट ढूंढना चाहते हैं तो दोस्तों आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखो, प्रथम चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब क्यों किया गया ये भी मैं बता देता हूं। देखो, इसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करना है, साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। देखो दोस्तों, गांव के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें थोड़ा सा सुधार करना है। दूसरी बात, मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना है, उन्हें मोटिवेट करना भी। जहां आप रहते हैं दोस्त, जहां आप रहते हैं वहीं रहिए, पलायन मत कीजिए। देखो, इससे इन गांवों के लोगों में पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। सोचो, अगर ये लोग पलायन कर गए, सोचो अगर हमारे सीमा के कितने गांव मेरे दोस्तों, 2,967 गांव पलायन कर गए तो पूरा का पूरा इलाका खाली हो जाएगा। और अगर इलाका खाली हो जाएगा तो उसके लिए, उसकी सीमा को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें सैनिक चाहिए भाई। सीमा, अगर मैं सुरक्षा की बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा करते हैं वो गांव वाले करते हैं। क्योंकि अगर हम मान लीजिए भाई, मेरा गांव पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है, चीन से सटा हुआ है, अगर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी टेररिस्ट आता है तो पूरे गांव के अंदर एक तरीके से सूचना फैल जाती है। और गांव के अंदर सूचना फैलेगी तो वो नेशनल लेवल पे भी जाएगी और ऊपर भी जाएगी, राष्ट्रीय लेवल पे भी जाएगी। शासन प्रशासन को इस बात का पता लगेगा। लेकिन अगर यहाँ कोई भी नहीं रहेगा तो सोचिए क्या होगा भाई। तो हमारे सामने एक चैलेंज हो जाएगा कि हम अपनी जो सुरक्षा है और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम प्रदेश सरकार हो या फिर स्टेट सरकार हो, सेंट्रल की सरकार हो, कोई भी नहीं चाहता कि यहाँ से गाँव वाले पलायन करें। वैसे पलायन के कई सारे दोस्तों कारण होते हैं भाई। पलायन के कारण होते हैं जीवन स्तर में कमी होना, शिक्षा अगर ठीक नहीं है, मेडिकल सुविधाएं ठीक नहीं है, या फिर इंसान अगर पढ़ना चाहता है तो भी दोस्तों पलायन के लिए मजबूर हो जाता है। या फिर अच्छा कमाना चाहता है, उसे कमाने के लिए दोस्तों बुनियादी सुविधाएं नहीं है। अपनी जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं उन्हें पूरा करने के लिए वो सारी की सारी सुविधाएं उसे गाँव में नहीं मिल रही है दोस्तों, तब वो पलायन करने की सोचता है। वरना मातृभूमि को छोड़ने की बहुत ही कम ऐसे शख्स होंगे जो आज अपनी मातृभूमि को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों घर कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आप पूरे गांव को खाली कर दो। आगे देख लेते हैं भाई। देखो, यहाँ बोला गया है भाई, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए हैं। और देखो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अगर स्टेट पीसीएस की मैं बात करता हूँ तो यहाँ वाले लोग अपने इसे स्पेशल रूप से पढ़ लेंगे। आपको क्या याद करना, सिर्फ ये याद करना है कि इसमें मुख्यमंत्री कौन बना है, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ज़्यादा चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर देखो, अगर यहाँ पर और बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, यहाँ बोला गया कि मेघालय विधानसभा, भाई सबसे पहले मेघालय विधानसभा की बात हुई है दोस्तों। मेघालय विधानसभा में 60 सीटों में, मतलब ये बात मुझे पता लग गई कि मेघालय विधानसभा के अंदर यहाँ 60 सीटें हैं। टोटल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 60 सीटें हैं। और 60 सीटों में 55 सीटें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए हैं दोस्तों, एसटी के लिए है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। 60 में से 55। देखो, अगर मैं मेघालय की बात करता हूँ दोस्तों, देखो मेघालय के अंदर दोस्तों एसटी की जो मेघालय के अंदर सीट है 60, लेकिन एसटी की सीटों की बात करी जाती है तो एसटी की सीट है 55, एससी की यहाँ कोई भी सीट दोस्तों नहीं है। अब देखो, मेघालय भाई नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व का राज्य है। टोटल की टोटल यहाँ जनजातियाँ रहती होंगी दोस्तों, इसलिए इनका जो रिजर्वेशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो 90% से भी ऊपर रिजर्वेशन है दोस्तों, 90% से भी ऊपर रिजर्वेशन है, मतलब 55 सीटें एसटी की हैं। आगे देखो, मेघालय विधानसभा में बाकी और ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, लेकिन मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों किसकी सरकार बनी है भाई। अगर मैं बात करता हूँ तो मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। अगर ये पार्टी दोस्तों उभर कर सामने आई है तो 100% सरकार भी इसने ही बनाई होगी। अब देखो, कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री सीएम के रूप में शपथ ली है। अब मेघालय का सीएम कौन बने भाई? देखो, सीएम ऑफ मेघालय कौन
कोनराड के संगमा, कोनराड के संगमा आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोनराड के संगमा कौन है भाई दोस्तों? मेघालय का सीएम है। और अगर देखो यहाँ से यूपीएससी का प्रश्न पूछा जाएगा तो दोस्तों यूपीएससी का प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, यूपीएससी में 2 या 3 कथन दिए जाएंगे कि मेघालय के अंदर दोस्तों कितनी सीटें हैं, या फिर यहाँ पर एसटी की कितनी सीटें हैं, यहाँ पर एसटी नहीं देगा, यहाँ पर बोलेगा भाई यहाँ पर एससी की 20 सीटें हैं और एसटी कितनी है, आपको कंफ्यूज करेगा, जानबूझकर वो कंफ्यूज करेगा। तो यहाँ से यूपीएससी भी प्रश्न पूछ सकता है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, भाई स्टेट पीसीएस के अंदर अगर फैक्ट पूछा जाता है तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, या फिर वनडे एग्जाम की बात करी जाए तो वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ का सीएम कौन है बस। लेकिन अगर स्टेट पीसीएस में बहुत अच्छी तरीके से पेपर बनता है, बढ़िया वाला पेपर बनता है, तो वहाँ भी आपसे दो तीन दोस्तों कथन पूछ सकता है कि ऐसी जानकारी देगा जो कि उल्टा फुल्टा कर देगा जानबूझकर और आपको कंफ्यूज कर देगा। लेकिन दोस्तों आप अगर जानते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखो, अगर मैं यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूँ, थॉमस ए संगमा, देखो थॉमस ए संगमा विधानसभा अध्यक्ष की बात करी जाए तो ये मेघालय वाले बच्चे, अगर वहाँ कोई पीसीएस वगैरह का एग्जाम होता होगा तो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो दोस्तों ध्यान रख सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी होता है तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पूछे जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक ही जगह से सारे के सारे दोस्तों प्रश्न या फैक्ट नहीं उठाए जाते हैं। आगे चल लेते हैं भाई। देखो अब देखो, जबकि नागालैंड की बात कर लेते हैं भाई, नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाई दोस्तों, नागालैंड के अंदर दोस्तों 60 सीटें हैं भाई, नागालैंड में भी 60 सीटें हैं। नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव हुआ है। नागालैंड में दोस्तों 1 सीट के लिए चुनाव नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कोहोतो किनिगी क्या हुए हैं भाई, ये निर्विरोध विजयी हुए हैं। नागालैंड के अंदर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर देखो 38% क्या है दोस्तों इनका मत प्रतिशत, और 32 सीटें बनी है। भारतीय जनता पार्टी ने नागालैंड के अंदर दोस्तों सरकार बनाई है। आगे देखो भाई, और देखो यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है भाई, यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों ये है भाई, देखो यहाँ पर अकेली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें और जबकि एनडीपी को 25 सीटें मिली है। मतलब यहाँ गठबंधन से सरकार बनी है बच्चों, गठबंधन से सरकार बनी है। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपी और बीजेपी प्लस एनडीपी, देखो बीजेपी प्लस एनडीपी ये इस तरीके से इतना महत्वपूर्ण है नहीं, बस आपको ये देख लेना है कि यहाँ से और कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब देखो, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ दोस्तों, तो 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ पहली बार एक महिला एमएलए बनी है दोस्तों। अगर महिला एमएलए बनती है, विधायक बनती है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो कि स्टेट के अंदर, पूरे राज्य के अंदर पहली बार बनती है तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो क्या नाम है भाई इसका, हेकानी जखालू दोस्तों, हेकानी जखालू है। ये देखो, ये दीगापुर निर्वाचन क्षेत्र नहीं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको इसका नाम याद रखना, हेकानी जखालू। और बाकी देखो एनडीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहोतु ओनू क्रूरा भी पश्चिमी आगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई है। मतलब एक और बनी है, तो पहले दोस्तों इनकी काउंटिंग होगी तो इसलिए इनका नाम पहला आया है, हेकानी जखालू, और दूसरा है ये, देखो ये भी आपको ध्यान रखना, थोड़ा बड़ा नाम है। बाकी कौन मुख्यमंत्री बना है, नेफी रियो दोस्तों, नेफी रियो क्या बने भाई, नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों इन्होंने शपथ ली है। और देखो उप मुख्यमंत्री बना यहाँ पर TR जेरियांग, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी विधानसभा अध्यक्ष भी है, देख सकते हैं आप, सेनरिंग लोग कुमेर आप देख सकते हैं, लेकिन इतने महत्वपूर्ण होते नहीं है ये। इसमें जो महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री वाली सीट होती है। और अगर जैसे ये फैक्ट पूछा गया अभी, यहाँ पर कौन महिला विधायक एमएलए बनी है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। प्रमुख चुनाव परिणाम नागालैंड में, देखो यहाँ देखा गया टोटल जो प्रतिशत है ये इतने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अब आगे यहाँ देखिए भाई, इसमें और क्या महत्वपूर्ण है, देखो नागालैंड के अंदर दोस्तों सीटों की संख्या 60 है भाई। नागालैंड नहीं है दोस्तों, ये त्रिपुरा भी, सॉरी त्रिपुरा है दोस्तों, ये त्रिपुरा है। एक मिनट देख लेते हैं, रुको, देखो ये भाई, सॉरी एक मिनट दोस्तों, मैंने जो आपको बताया था वो गलत हो गया था भाई, वो त्रिपुरा है, नागालैंड नहीं है। एक बार देख लेना, मैं दोबारा बताऊंगा, एक मिनट रुको, देखा नहीं, पूरी स्लाइड आप सामने नहीं आई, एक मिनट रुको। देखो ये है कंडीशन भाई, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ पर
25 सीटें हैं दोस्तों, 25 सीटें हैं, 25 कितनी है भाई दोस्तों, 25 सीटें हैं, एक बार देख लेना भाई, सॉरी है 25 सीटें हैं भाई, मत प्रतिशत भी दिया हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की 12 सीटें हैं, टोटल मिलाकर दोनों की गठबंधन था, तब जाकर यहाँ सरकार दोस्तों बनी है। देख सकते हैं आप, ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, बस आपको देखना है कि नेपी उसके मुख्यमंत्री बने हैं, और दूसरा जो महिला विधायिका बनी है उसका नाम याद रखना है, बाकी और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अगर हाँ इनके स्टेट का कोई एग्जाम होगा तब उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। अब देखो त्रिपुरा की बात करते हैं दोस्तों, त्रिपुरा के अंदर और क्या कंडीशन दी हुई है, देखो त्रिपुरा को जान लेते हैं एक बार, त्रिपुरा में क्या दिया हुआ दोस्तों। देखो त्रिपुरा की अगर मैं बात करता हूँ, त्रिपुरा के अंदर क्या है अभी, देखो त्रिपुरा के अंदर दोस्तों टोटल मिलाकर 60 सीटें हैं भाई, 60 सीटें हैं त्रिपुरा के अंदर, जिसमें देखो भाई एससी कितनी सीट है, 10, एससी की दोस्तों 10 सीट है, त्रिपुरा की हैं 60 सीट, टोटल सीट है 60, एससी की हैं 10, और एसटी की बात करी जाती है तो एसटी की कितनी है, 20 सीट है, 20 सीट है भाई, ध्यान रख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। बाकी देखो यहाँ मुख्यमंत्री कौन बना है ये भी देख लेते हैं एक बार। देखो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया भाई, मणिक साहा भाजपा का नेता है मणिक साहा, इन्होंने दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है मणिक साहा, आप देख सकते हैं। देखो ये मुख्यमंत्री जो होते हैं ये तो आपको ध्यान रखने हैं, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, मुख्यमंत्री आपके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर हाल ही में जो भी राज्यपाल इलेक्ट होते हैं वो भी दोस्तों, जो भी राज्यपाल नॉमिनेट होते हैं दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कहीं कहीं पूछा जा सकता है आपसे। बाकी देखो त्रिपुरा, यहाँ मैंने आपको सीटें बताई दी हैं, बाकी आप चाहें तो ये याद रख सकते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण दोस्तों होता नहीं है, दोस्तों इतना महत्वपूर्ण होता नहीं है। बाकी मैं एक बार और देख लेता हूँ बाकी कौन सा फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो ये है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को आपको जरूर देखना है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है बहुत। देखो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या कहती है, किसने जारी करी, क्यों जारी हुई अभी। देखो अगर मैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करता हूं दोस्तों, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ है जिनके आधार पर दोस्तों ये जारी की जाती है। जैसे पुलिस जेल, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए ये सूचना एकत्रित करती है दोस्तों। किसी भी राज्य के अंदर अगर ये 4 चीज़ों के आधार पर ही उसकी रैंक डिसाइड की जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इसे कौन जारी करता है, अभी 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट का 3रा संस्करण है दोस्तों। कौन सा संस्करण है ये, 3रा संस्करण है। अगर इसकी बात करता हूँ तो इसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कोज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर द्वारा लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। देखो काफ़ी सारे जो संस्थाएं हैं वो जारी करती हैं, तो इतना महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि इतनी सारी संस्थाओं का नाम देना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन दक्ष का नाम दे सकता है कि इसे दक्ष जारी करती है। और ये कौन सी संस्करण है, इसका 3रा संस्करण है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें याद करनी है। अगर यूपीएससी के लिए आप तैयार करते हैं मटेरियल, तो यूपीएससी के लिए आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन स्टेट पीसीएस के अंदर दोस्तों इतनी ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। कभी कभी वो ऊपर की बातें ही पूछ लेता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डीपली भी दोस्तों पूछता है। ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर ऊपर की बातें पूछेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छी तरीके से तैयार करनी पड़ती हैं। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, देखो भाई इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में जारी किया गया दोस्तों। अब देखो इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंचने की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। मतलब आम जनता को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इस आधार पर दोस्तों सर्वे किया जाता है। अब देखो इस रिपोर्ट को जो नहीं बड़े और मध्यम आकार के राज्यों के रूप में बांटा गया है, बड़े राज्य और मध्यम राज्य और छोटे राज्यों के आधार पर। टोटल मिला के इतने राज्य हैं दोस्तों, एक तो बड़े राज्य, एक मिडिल वाले और एक छोटे राज्य। अब देखो 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मिडिल और खराब की श्रेणी में विभाजित किया गया, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन सा महत्वपूर्ण है और हमारे जिस भी स्टेट से हम आते हैं उसकी कंडीशन क्या है और सबसे बुरे वाली कंडीशन क्या है, बस ये देखना है। और बाकी आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत या ज़्यादा आपको मटेरियल तैयार करने की दोस्तों यहाँ जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे अगर मैं सबसे अच्छे की बात करता हूँ तो दोस्तों यहाँ कर्नाटक, देखो कर्नाटक क्या भी भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी हैं भाई। पुलिस और बाकी न्याय की प्रणाली, जितनी भी सुविधाएं जेल के अंदर जो उन्हें सुविधाएं मिलती हैं दोस्तों कैदियों को, वो सारी की सारी चीज़ें नंबर 1 है कर्नाटक के अंदर। और देखो अंतिम पायदान, देखो बड़े राज्यों के साथ, बड़े राज्यों में अंतिम पायदान में उत्तर प्रदेश दोस्तों,
उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों के अंदर 18वीं श्रेणी पर है, 18वीं रैंक पर है। ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है और ठीक भी नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश इसमें दोस्तों पिछड़ा हुआ है। और देखो छोटे राज्यों की बात करता हूं तो सिक्किम 5.01 अंकों के साथ श्रेष्ठ है, जबकि गोवा अंतिम 7वें स्थान पर। भाई देखो ये छोटे राज्य हैं, गोवा और सिक्किम छोटे छोटे राज्य होते हैं, ठीक है। बाकी देखो और ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि सबसे नंबर 1 पर कौन है, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर, और छोटे राज्यों के अंदर दोस्तों सिक्किम है। छोटे राज्यों के स्थान पर नंबर पर बताओ कौन सा दोस्तों, सिक्किम है। और अगर हम बात करते हैं भाई छोटे राज्यों में सबसे नीचे कौन है दोस्तों, गोवा है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी देखो उत्तर प्रदेश का सिर्फ आपने नाम याद कर लिया वही बहुत है कि हम कौन से स्थान पे हैं दोस्तों, और बाकी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो ये देखें, ये चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे देखिए भाई एक बार। एमबी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, एमबी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है जिसे हमें देखना है। एमबी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है भाई। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ, ठीक है। और ये क्या करता है अभी देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को क्या करता है अभी 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग इसने घोषित किया गया है। लेकिन आपको इतना महत्वपूर्ण देखना नहीं है, बस आप ये देख सकते हैं भाई राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई, चलो ठीक है। विश्व के सबसे लंबे देखो 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखो ये लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसने किया, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जगह किसी और का नाम देगा, योगी जी का नाम दे देगा, या फिर अमित शाह जी का नाम दे देगा, किसी और नेता का नाम दे देगा। और दोस्तों आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज का जो उद्घाटन किया है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, और वो भी पीडब्ल्यू कैसे माध्यम से किया है, ठीक है। यह देखो राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट आप ये भी देख सकते हैं गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। ये भी दोस्तों, ये भी इसके अंदर, इसकी यात्रा के अंदर दोस्तों आए हैं, यहाँ से यात्रा गुजरी है। अब आगे देखते हैं भाई, इतना महत्वपूर्ण है नहीं ये। अब देखिए और बाकी और क्या चीज महत्वपूर्ण है देख लेते हैं हम एक बार। देखो यहाँ पर टेंट सिटी दोस्तों, टेंट सिटी यह पौध प्रदूषण नियंत्रण तंत्र। टेंट सिटी एमबी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी के अंदर टेंट सिटी का भी यहाँ उद्घाटन किया है, ये भी आप देख सकते हैं। इस टेंट सिटी का जो निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होगी। देखो प्रतिवर्ष होगी, प्रतिवर्ष। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया, ठीक है। बाकी देखो जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल कार्गो हैंडलिंग की क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रस्तावित है। देखो ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं बिल्कुल भी, बस आप ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर टेंट सिटी का भी उद्घाटन दोस्तों किया गया है, ठीक है भाई। अब आगे देखो, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला राज्य बना। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सबके लिए। देखो भाई
केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला क्या बना भाई? केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला राज्य बना है केरल उच्च न्यायालय। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। देख सकते हैं आप कौन कौन सी भाषाएं हैं दोस्तों। देखो, असमी है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोकड़ी है, मैथिली है, मणिपुर है, मराठी है, हिंदी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, संस्कृत भी है, देखो संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है और मलयालम। टोटल मिलाकर दोस्तों 22 भाषाएं हैं ये। ठीक है भाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। भाई जो हमारे मुख्य न्यायाधीश है CJI कौन से है? DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। और देखिए क्या रिजल्ट मिला दोस्तों, हमें क्या रिजल्ट मिला? केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। केरल ने कहा भाई हम अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाते हैं और इस काम को सबसे पहले हम करते हैं, बाकी आप लोग भी करिए। ठीक है दोस्तों। देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसा करने वाले कौन थे? हमारे खुद देश के CJI थे। वो कुछ चाहते थे कि जो निर्णय है दोस्तों वो क्षेत्रीय भाषा में दिए जाए। ठीक है भाई। बाकी देखो चाहे कुछ भी करा जाए, किसी भी तरीके से क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दोस्तों दिए जाए। देखो बाकी यहाँ पर इतना दोस्तों महत्वपूर्ण है नहीं बिल्कुल भी, बस यही आपके लिए। देखो ये मलयालम भाषा में दोस्तों, मलयालम भाषा में दोस्तों निर्णय यहां प्रकाशित किया गया है। अब आगे देखो और क्या है। अब देखो निर्वाचन आयोग की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। भाई निर्वाचन आयोग ये महत्वपूर्ण है और यहां पर देखो प्रश्न बन नहीं बनना है। यहां पर दोस्तों प्रश्न बन नहीं बनना है। 110% से 110% दोस्तों प्रश्न बनना है। निर्वाचन आयोग इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर दोस्त प्रश्न बन नहीं बनना है। मैं आपको बता देता हूं भाई निर्वाचन आयोग देखो CEC चीफ इलेक्शन कमीशन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) आर्टिकल 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। देखो आर्टिकल 324 क्या है? देखो आर्टिकल 324(2) क्या है भाई? CIC और अन्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं दोस्तों उनके उनकी नियुक्ति से दोस्तों संबंधित है। ठीक है। और देखो यहां से मैं और क्या ढूंढ सकता हूं। देखो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां बनेगा प्रश्न बनेगा। देखो अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। मतलब अब तक जो नियुक्ति होती थी चीफ इलेक्शन कमीशन की और उसके जितने भी सदस्य हैं दोस्तों उनकी कौन करता था? देखो पढ़ के देख सकते हैं आप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी। मतलब प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से पूछकर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इन्हें दोस्तों नियुक्त करवा देते थे। लेकिन सोचो अगर कोई प्रधानमंत्री और उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो अपने लोगों को बना देगी, अगर अपने लोगों को बना देगी, सोचो तो क्या हमारे देश में निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? क्या चुनाव तंत्र पर दोस्तों उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसका जो दोगला रवैया है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे या नहीं उठेंगे? दोस्तों बताइए नहीं बताइए। इसलिए इस चीज को एक तरीके से अब सुधार किया गया है और अब इसके अंदर दोस्तों तीन लोग 5 और ये जो निर्णय इसमें दिया गया दोस्तों 5 संसद की टीम ने दिया, 5 जजों ने दिया है और कुल मिलाकर दोस्तों 3 लोगों की कमेटी बनेगी। तब जाकर दोस्तों CIC चीफ इलेक्शन कमीशन एंड और अन्य जो भी उनके सदस्य हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों उनके द्वारा अब की जाएगी। देखो एक बार देख लेने। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और अन्य चुनाव आयुक्त EC की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। एक कमेटी बैठेगी और राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों की जानी है। उनमें कौन कौन है देखो एक बार देख लेते हैं भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है दोस्तों? देखो यहां दिया गया भाई मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति। देखो एक बार देख लेने भाई।
यहाँ साफ साफ बोला गया है मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और अन्य की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के आधार पर प्रधानमंत्री। कौन कौन लोग होंगे इनमें शामिल? एक तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता। भाई विपक्ष को साथ लेना जरूरी है, जब तक आप विपक्ष को साथ नहीं लोगे, क्योंकि जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं दोस्तों वो विपक्षी पार्टियां ही तो उठाती हैं भाई। जब भी अगर किसी भी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा, उसकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा दोस्तों, वो विपक्षी पार्टियां उठाती हैं। और इसमें देखो पीएम जी को शामिल किया गया है। पीएम का मतलब कंप्लीट दोस्तों मंत्री परिषद शामिल होगी। उसके साथ में लोकसभा में विपक्षी नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों वो भी यहाँ शामिल होंगे। अब से लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध न होने पर, अब देखो करंट की अगर बात करी जाती है तो कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, लेकिन दोस्तों मतलब वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बाद में बड़ी पार्टी है, लेकिन वो विपक्षी पार्टी नहीं है, क्योंकि उसके पास में दोस्तों 10% जो कोरम होता है विपक्षी होने के लिए, वो दोस्तों उसके पास नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में अगर कोई विपक्ष नहीं है तो क्या होगा भाई? तब जो दूसरे नंबर की पार्टी है दोस्तों उसे ही विपक्ष मान लिया जाएगा। उन्होंने ये बोला गया। देखो लोकसभा में विपक्ष का नेता उपलब्ध नहीं होने पर देखो सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। अब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब तक। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन शामिल होंगे भाई। एक तो प्रधानमंत्री जी, दूसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता। लोकसभा क्यों लिया गया है यहाँ पर दोस्तों? संसद का जो प्रिय सदन होता है वो लोकसभा होता है, और लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो हम सब जनता के द्वारा इलेक्टेड होते हैं दोस्तों, जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। जनता चुनती है, अपना वोट देती है। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्यों को दोस्तों नहीं लिया गया, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को दोस्तों एमपी, बाकी जो एमएलए वगैरह एमपी होते हैं वो दोस्तों बनाते हैं। यहाँ पर सिर्फ लोकसभा में विपक्ष का नेता लिया गया है। और बाकी मुख्य न्यायाधीश हैं, इन तीनों की कमेटी बनेगी और ये राष्ट्रपति को दोस्तों नाम एक तरीके से देंगे, और राष्ट्रपति तब जाकर उन लोगों की दोस्तों नियुक्ति करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से यूपीएससी के अंदर दोस्तों प्रश्न आना ही आना है, ध्यान रखना। पहले कैसे बनता था ये भी ध्यान रखना, और अब किस तरीके से दोस्तों सुधार किया गया दोस्तों ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए आप अपने। देखो आप देखिए इसे, देखो भाई ये देखते हैं हम, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, इसके अंदर क्या भाई? असर 2022 असर का पूर्ण रूप एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर का पूर्ण रूप ये है भाई। देखो असर है ASER, असर की जो फुल फॉर्म है वो भी दी हुई है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को गैर सरकारी संगठन प्रथम द्वारा जारी किया गया है। देखो पहले तो प्रथम कैसा संगठन है? गैर सरकारी संगठन है। देखो गैर सरकारी संगठन है। अगर यूपीएससी की बात करता हूं तो यूपीएससी में आपको ये छोटी छोटी बातें दोस्तों ध्यान रखनी पड़ती हैं, और अगर आप पीसीएस वगैरह को देखते हैं तो दोस्तों पीसीएस में दोस्तों आपको ये चीजें ध्यान रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई सी भी मैगजीन, चाहे कोई सी मैगजीन हो, यहाँ तक कि अगर आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ते हैं तब भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको वो मैगजीन स्टेट पीसीएस के लिए कैसे पढ़नी है, और वो आपको मैगजीन यूपीएससी के लिए दोस्तों कैसे पढ़नी है। क्योंकि हर मैगजीन के अंदर बहुत सारे फैक्ट होते हैं, लेकिन हम अपनी पढ़ने के तरीके से दोस्तों उन सारी की सारी मटेरियल को उससे बाहर निकालते हैं। जब तक हमें ज्ञान नहीं होता दोस्तों तब तक हमारे लिए वो मैगजीन एक बिल्कुल सिंपल मैगजीन के रूप में होती है। लेकिन जब हम, जैसे मैं अगर बात करता हूं तो जब तक मैंने यूपीएससी की तैयारी नहीं करी थी तब तक मुझे नहीं पता था कि ये छोटी मोटी जो मैगजीन होती है इनके अंदर कुछ अच्छा चीज़ होता होगा जो बड़ी बड़ी कंपटीशन में आता होगा। लेकिन अब कंप्लीट तैयारी करने के बाद में मैंने अच्छी तरीके से समझा और जाना, हाँ भाई बहुत कुछ होता दिया हुआ, बस हमें तरीका आना चाहिए, बढ़िया तरीके से पढ़ना आना चाहिए, और कैसे हमें समुद्र के अंदर से मछली निकालनी है दोस्तों। हमें कैसे एक एक पेज में से दो दो तीन तीन शब्द कौन कौन से हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो ढूंढने हैं दोस्तों। तो ये चीज़ अनुभव से आती है। देखिए भाई ये प्रथम जो संगठन है गैर सरकारी संगठन है, पूछ लेगा भी ये गवर्नमेंट संगठन है, सरकारी संगठन है, ये पूछ लेगा भी दोस्तों। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। कब से दोस्तों? 2005 से। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने में, बुनियादी गणित करने में, शिक्षा में है। देखो ये महत्वपूर्ण है भाई। क्यों जारी करा गया एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022? क्या जरूरत पड़ी थी इसके माध्यम से? जरूरत पड़ी हमें
कितने ग्रामीण भारत के लोग स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने में, बुनियादी गणित करने में सक्षम है। मतलब वो छोटी मोटी किताब पढ़ लेते हैं और छोटी मोटी कैलकुलेशन वगैरह दोस्तों कर लेते हो, जोड़ घटा ये चीज़ें कर लेते हो, उनसे छोटी मोटी आनी चाहिए। और अगर देखो यहाँ बात करी जाती है टोटल मिला के, देखो 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ग्रामीण 2022 जारी की गई है। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है भाई। 3 से लेकर 16 वर्ष, एक मिनट दोस्तों, तीन से लेकर 16 वर्ष तक दोस्तों यहाँ स्थिति जारी की गई है। ठीक है भाई। साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को पढ़ाने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर भी केंद्रित है। साथ ही यह रिपोर्ट देखो 5 से 16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर भी केंद्रित है। देखो 2 सेक्टरों में बांटा गया, एक में भाई 3 से 16 वर्ष के नामांकन की स्थिति चेक करनी है और दूसरा 5 से 16 वर्ष। दोस्तों 5 से 16 वर्ष के बच्चों को पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। दोनों को अच्छी तरीके से देख लेना मेरे भाई। ठीक है भाई। और देखो असर 2022 में भारत के 616 जिलों के कुल 19,060 गांवों में को शामिल किया गया है। ठीक है भाई। देखो ये चीजें आपको देखनी है अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए देख रहे हैं तब। बाकी स्टेट पीसीएस के लिए दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें से 2 या 3 चीजें दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखो 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर विगत 15 वर्षों में 95% से ऊपर रही है। 15% की बात करी जाए तो 95% से ऊपर बची है। यह आंकड़ा 2018 में 97.2% था, अब 2022 में 98.4% हो गया है। अब 2022 में 11 से 14 आयु वर्ग के बच्चों में स्कूलों में अनामांकित लड़कियों का आकलन गिरकर 2% से 2%, वर्ष 2018 में 4.1% हो गया था, अब 2% हो गया बच्चों। अब कितना हो गया भाई 2022 में 11 से 14 साल की अगर लड़कियों की बात करी जाए तो अनामांकन मतलब जिनका स्कूल के अंदर दोस्तों नाम नहीं है, जो नहीं पढ़ती हैं, वो 2% हो गया। पहले 2018 में 4% था, अब 2% हो गया, मतलब यहाँ गिरावट हुई है दोस्तों। अब अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 4%। हमारा उत्तर प्रदेश अब भी पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है और गरीबी है दोस्तों, इस कारण हमारा उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। ठीक है भाई। इसलिए कहता है भाई, इसलिए हर इंसान, हर सरकार कहती है भाई कम से कम बच्चे पैदा कीजिए और उन्हें सबको पढ़ाइए। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करी जाती है तो दोस्तों यूपी है भाई। अगर एक गरीब इंसान ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर लेगा तो वो किस तरीके से दोस्तों उनकी शिक्षा को पूर्ण करेगा भाई। लड़कियों को तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं भाई दूसरे घर जानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप पीसीएस वगैरह के लिए देखेंगे तो सिर्फ आप ये देख लेना कि असर है, और असर एक गैर सरकारी संगठन है दोस्तों। ठीक है भाई। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया क्यों करा गया ये देख लेना, बाकी इतना दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों ये डाटा है, बस यही महत्वपूर्ण है, ज़्यादा देखने से आपको कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई। आप देखो ये देख सकते हैं एक बार दोस्तों, एक बार ये देखते हैं, देख सकते हैं ये क्या है। सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष की आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का प्रतिशत 10 से भी अधिक है। मतलब हमारा उत्तर प्रदेश तो देखो यूपी के अंदर जो लड़कियों का नामांकन है वो दोस्तों 4% है। और अब भी कुछ राज्य ऐसे हैं जो 15 से 16 आयु वर्ग की अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10 से अधिक है। भाई लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि वो कई परिवारों को दोस्तों रोशन करती है भाई। जिस परिवार में रहती है उसे भी और जहाँ जाती है दोस्तों उसे भी। लड़का तो सिर्फ रोशन करता ही करता है, लेकिन लड़की 2 परिवारों को रोशन करती है भाई। लड़कों को तो सब पढ़ाते हैं लेकिन लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार यहाँ दोस्तों एक तरीके से स्पेशल फोकस दे रही है और डाटा को बार बार देखा जा रहा है अनेक संस्थाओं के द्वारा। मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों 17 मध्य प्रदेश गरीब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अंदर 15% है और छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों 11.2% है। बाकी देखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार पढ़ के देख लेना। सिर्फ आपको ये देखना है कि प्रथम जो संगठन है वो कैसा है, गैर सरकारी संगठन है और इसने ये डाटा जारी किया है। ये पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अगर आप यूपीएससी वगैरह के लिए देखना चाहते हैं, इस पर कोई एक तरीके से 150-200 शब्दों में कुछ लिखना चाहते हैं, तब आपको इतना डीप में जाना है। बाकी इतना डीप में जाने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब तक आप डीप में नहीं जाओगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। एक बार जरूर पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसकी मेन थीम नहीं समझ पाओगे। और जब तक आप मेन थीम नहीं समझ पाओगे दोस्तों, आपके द्वारा कोई भी बात पढ़ी हो तो वो हम जल्दी भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम डिटेल से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद रहता है लंबे समय तक, इसलिए पढ़ना पड़ता है कभी कभी। ठीक है।
दूसरी बार में जब आपको रिवीजन करना है दोस्तों, तब आपको मोटी मोटी चीज़ें रिवीजन करनी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ दोस्तों, ये आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने पढ़ा था भाई गोरखपुर जो प्लेटफॉर्म है यूपी के अंदर दोस्तों, वो सबसे बड़ा है, लेकिन अब गोरखपुर पछड़ गया है। अब गोरखपुर से जो ऊपर आया बच्चों, हुबली आ गया। देखो हुबली नाम है इसका, पहले हुबली था, कर्नाटक के अंदर है दोस्तों ये, ठीक है भाई, कर्नाटक के अंदर है दोस्तों ये। देखो 2015 में हुबली जंक्शन था इसका नाम, अब हुबली जंक्शन हो गया, हुबली जंक्शन हो गया। 2015 में दोस्तों हुबली था, ठीक है भाई, 2015 के अंदर हुबली था, लेकिन अब हुबली हो गया है, ठीक है। और एक बार देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है 1507 किलोमीटर दोस्तों, 1507 किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर अब गोरखपुर हो गया यूपी का, 1366.33 है, 1366.33 मीटर है। और तीसरा भाई कोल्लम है केरल का, ये भी ध्यान रख लेना तीसरे वाले को, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं भाई, एक मिनट दोस्तों, सॉरी एक मिनट रुको, थोड़ी तबीयत खराब है दोस्तों। अब आगे देखते हैं भाई, विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। 5G तकनीक को लागू करने वाला पहला जो बना दोस्तों विदिशा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बता दिया हुबली जंक्शन जो है नहीं नंबर 1 हो गया, उसकी लंबाई आप देख सकते हैं एक बार, 1560 मीटर, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस स्टेट के अंदर आता है? कर्नाटक के अंदर आता है दोस्तों, और यूपी के अंदर दोस्तों आपका खड़गपुर है। अब विदिशा की अगर मैं बात करता हूं तो 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है, ठीक है दोस्तों। और देखो विदिशा देश के 112 सर्वाधिक अल्पविकसित जिलों को तीव्र, भाई अल्पविकसित जिले हैं 112, उन्हें हमें सबसे ज्यादा क्या बनाना दोस्तों, 112 सर्वाधिक अल्पविकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और इसके अंदर दोस्तों यूपी के देखो 112 जिलों में यूपी के 8 जिले, एक मिनट ये खून पड़ा यो वो सारा वहां से लेकर वहां तक पड़ा। नहीं देखो यूपी के 8 जिलों को शामिल किया गया है, जिनमें कौन कौन सा नाम है देखो, बहराइच है, बलरामपुर है, चंदौली है, चित्रकूट है, फतेहपुर है, श्रावस्ती है, सिद्धार्थनगर है और सोनभद्र। ये कुल मिलाकर दोस्तों 8 जिले शामिल हैं। नाम देख सकते हैं आप एक बार, बहराइच यूपी का, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल है, ठीक है भाई। और देखो बाकी और सब कुछ देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। स्मरणीय तथ्य 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला भारत का आकांक्षी जिला बन गया है। कौन सा बना बच्चों? विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। अब आपको बस ये याद रखना है कि ये कौन से स्टेट के अंदर आता है दोस्तों, विदिशा कौन से स्टेट के अंदर आता है। विदिशा की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों विदिशा आता है MP के अंदर। दोस्तों कौन से स्टेट के अंदर आता है दोस्तों? MP के अंदर, ठीक है भाई। बाकी देखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है बिल्कुल भी, ये जितना भी दिया हुआ है आप इसे एक बार चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये देख लेना है कि विदिशा कौन से स्टेट के अंदर आता है और विदिशा 5G टेक्निक को लागू करने वाला पहला जिला बना है। और यूपी के अंदर जो 8 जिले आते हैं उनका नाम एक बार जरूर याद रख लेना। स्टेट PCS के लिए यूपी के 8 जिले बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो पूछे जा सकते हैं आपसे, वो पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्तों। देखो बहराइच है, बहराइच भाई, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र को आप जानते हैं दोस्तों। देखो और ये जो नहीं हमेशा याद रखना, देखो विकसित, सर्वाधिक अल्प विकसित, अंडर डेवलप जिलों को मतलब ये पिछड़े जिले हैं। जब भी नाम लेगा आपसे, जब भी नाम पूछेगा तो एक ना एक अच्छे जिले का नाम पूछेगा, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज करके उस जिले को हटा सकते हैं। सारे के सारे जिले पिछड़े हुए हैं, बहराइच पिछड़ा हुआ है, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र, ये सारे के सारे दोस्तों कितने भी पिछड़े जिले हैं, ठीक है भाई। और विदिशा भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है जो कि 5G उपयोग मामले को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला बना है। और
अगर मैं विदिशा की बात करता हूँ तो ये दोस्तों एमपी के अंदर आता है। थोड़ी मेरी दोस्तों तबीयत खराब है इसलिए मैं आपको ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। अभी कोल्लम ऐसा है जो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला दोस्तों बना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं मैं कोल्लम की। कोल्लम कहाँ आता है? कोल्लम बच्चों केरल के अंदर पड़ता है। भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद तक अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं दस्तावेज में समाहित गहन, ठीक है, परिचित नहीं है, मतलब संविधान से परिचित नहीं है। 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन आज भी बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो संविधान और इसके कर्तव्य को दोस्तों नहीं जानती है। इसके अंदर क्या है लिखा हुआ, क्या हमारे मूल अधिकार हैं, क्या हमारे मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ है। तो कोल्लम क्या बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है भाई। और कोल्लम कहाँ आता है दोस्तों? कोल्लम देखो, केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन। केरल की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। मतलब क्यों बना? क्योंकि केरल ने दोस्तों एक पहले से ही अभियान चलाया था, कुछ ना कुछ अभियान चलाया था, इसलिए बना। देखो, संविधान साक्षरता अभियान, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन, द सिटीजन अवार्ड, ये दोस्तों चलाया था, उसी का दोस्तों ये परिणाम है जो दोस्तों ये जिला बना है। आगे इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। ठीक है भाई। बाकी आप देख सकते हैं और कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है यहाँ पर। देखो भाई, यहाँ और देखो, बाकी महत्वपूर्ण नहीं है, आपको ये देखना है बस। कोल्लम जो है नहीं संविधान साक्षर जिला बना है, वो भी किस स्टेट के अंदर आता है दोस्तों? अगर स्टेट की बात करता हूँ तो दोस्तों केरल के अंदर आता है, केरल के अंदर आता है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करता हूँ तो 120% दोस्तों ये महत्वपूर्ण है भाई। 100 से 120% आने ही आना है इससे प्रश्न, ध्यान रखो। पीएम मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2047 पहले पढ़ लीजिए क्या है। ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र है, ऊर्जा स्वतंत्र, एनर्जी इंडिपेंडेंट राज्य है। ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन का एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। मतलब हरित हाइड्रोजन, एनजीटी। अब देखो दोस्तों, आपने देखा है अभी आज हमारे देश में इलेक्ट्रिक बाइकों की संख्या, इलेक्ट्रिक स्कूटी की संख्या, और धीमे धीमे सभी की सभी चीज़ें इलेक्ट्रिक की ओर आने लगी हैं। अब देखो, जो 12 है वो भी इलेक्ट्रिक होने लगा है दोस्तों। अब हमारी जो डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? पेट्रोलियम के ऊपर और जीवाश्म आधारित जो ईंधन पर थी, कोयला वगैरह पर जो थी दोस्तों, वो धीमे धीमे कम करनी है। और 2047 के अंदर मोदी जी का एक टारगेट है भाई, हम ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य, नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। और देखो, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ दोस्तों, यूपी दोस्तों, अगर देखो जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण हैं, जैसे इलेक्ट्रिक साइकिल हुई दोस्तों, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी हुई, या फिर आपके जितने भी इलेक्ट्रिक आते हैं, उन पर दोस्तों यूपी सरकार टैक्स फ्री करने वाली सरकार बनी है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी यूपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनजीटीएम को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन का परिव्यय लगभग 19,744 करोड़ रुपए है। 19,744 करोड़ रुपए है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्नलिखित परिणाम अपेक्षित हैं। देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों पढ़कर, ठीक है। अगर आप अच्छी तरीके से यूपीएससी वगैरह के लिए देखना चाहते हैं तो आपको एक एक पॉइंट देखना पड़ेगा, वरना पीसीएस के लिए तो यही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ये 2 साल आपको याद रखने हैं भाई, एक तो 2047 वाला और एक 2070 वाला नेट जीरो वाला, ठीक है। बाकी देखो, ये वाला ध्यान रखना है आपको, 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा देश में लगभग, ठीक है, 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास। देखो, 8 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश, 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन, कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी। ये आप एक बार देख सकते हैं दोस्तों पढ़ के, ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये।
आप इसे एक एक करके सारे के सारों को देख सकते हैं। अब देखो आगे, आगे देखते हैं अभी दोस्तों। देखो यहां बोला गया अभी, वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। वायनाड ऐसा जिला है जो कि सभी जनजातियों को, देखो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेज को उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से अक्षय विंग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन ABCD नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है। सोचा है केरल के अंदर दोस्तों ये अभियान क्यों चलते हैं? केरल दोस्तों हमारे देश के अंदर सबसे साक्षर है। मिजोरम, केरल ये ऐसे स्टेट है जहाँ पर अगर मैं लिटरेसी की बात करता हूँ तो 92-93% लिटरेसी है। सोचिए अगर किसी गांव के अंदर, किसी जिले के अंदर या फिर किसी राज्य के अंदर या किसी देश के अंदर इतनी जनसंख्या अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने अधिकारों को दोस्तों जानती होगी, और अगर वो जानती है तो वो दोस्तों आवाज़ उठाएगी अपने अधिकारों के लिए दोस्तों। इसलिए ये जितने भी कार्यक्रम है दोस्तों, जैसे अभी आपने देखा भाई केरल ने बहुत सारे योगदान दिए भाई, उसने क्षेत्रीय भाषा में दोस्तों निर्णय देने वाला या फिर संविधान को एक तरीके से शिक्षित करने वाला और यहाँ तक कि लाइब्रेरी बनाने वाला भी दोस्तों केरल बना है। कई सारे प्रश्न दोस्तों केरल से बने हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक तरीके से स्टेट है केरल, जहाँ से कई सारे दोस्तों प्रश्न आने हैं। ठीक है भाई, देखो केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों को खोने या नष्ट होने की उपस्थिति में लाभार्थी ने आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। देखो सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला राज्य और डिजी लॉकर के माध्यम से, जिससे अगर कोई दस्तावेज तुम्हारा खो जाता है तो आप दोस्तों आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों और सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान प्रमाण पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया है और डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। ठीक है भाई, अगर मैं बिहार की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, तो बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता व्हाट इज डिजी लॉकर। डिजी लॉकर क्या होता है? अभी अगर मैं अपने यहाँ बात करता हूँ तो जब तक हाई स्कूल नहीं करता बच्चा, जब तक ग्रेजुएशन वगैरह में, इंटर वगैरह में नहीं आता तो उसे पता ही नहीं होता डिजी लॉकर क्या होता है। कुछ ही ऐसे शिक्षा संस्थान होंगे जो बच्चों को डिजी लॉकर से परिचित कराते होंगे। तो सोचिए हम लोग कितने पीछे हैं। और केरल, मिजोरम, तमिलनाडु ऐसे स्टेट जो कि एजुकेशन में दोस्तों बहुत आगे हैं, तो वो हर चीज़ में और हर जगह आगे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ, इसलिए तो सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक साक्षर हो। भाई अगर इंसान साक्षर होगा तब वो अपनी सारी की सारी जितनी भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनको तो अच्छी तरीके से प्राप्त करेगा, और बाकी अपने हक के लिए दोस्तों लड़ेगा भी और आवाज़ भी दोस्तों उठाएगा। इसलिए हमारे देश में देखो साक्षरता का जो प्रोग्राम है वो विभिन्न स्टेटों द्वारा समय समय पर दोस्तों चलाए जाते रहे हैं। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल, भाई भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल की बात कर लेते हैं। कौन सी टनल ऐसी है जो कि भारत की सबसे लंबी है, एक बार देख लेते हैं कौन सी टनल है दोस्तों। देखो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल एक बार देख लेते हैं कौन सी है। जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन देखो कहाँ से है भाई, भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ पर है भाई, देखो ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। जम्मू एवं कश्मीर की एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उधमपुरा से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की परियोजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। उधमपुर से बारामूला तक की 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 सेक्टरों में दोस्तों डिवाइड किया गया है। और अगर मैं बात करता हूँ, एक बार इन्हें देख लेते हैं भाई। खंड फर्स्ट उधमपुर से कटरा, कटरा से बनियाल से काजीगुंडा, काजीगुंड से बारामूला। योजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम, असमतल और पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। भाई जम्मू कश्मीर पहाड़ है दोस्तों, उस एरिया के अंदर देखो असमतल भूमि है और
जो बड़ी बड़ी संख्या में सुरंग है और उनमें क्या करना है दोस्तों, पर्वतीय भूभाग में बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण करना है और दोस्तों पुलों का निर्माण करना है, ये चीज़ें करनी है। आगे आप इसे एक बार देख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 38 सुरंग है और देखो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे एक बार पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा और ये चीज़ें आपके दिमाग के अंदर फिट रहेंगी। और अगर आप मोटा मोटा पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों देखो ये टाइम वैसे इतना डीपली पढ़ने का नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हैं। बाकी आप मोटी मोटी चीज़ें देखिए, कहाँ पर है भाई दोस्तों, कहाँ है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, ये भी देख सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है, 272 है, ये भी देख सकते हैं आप। कुल मिलाकर देखो 38 सुरंगें 119 किलोमीटर, 38 सुरंगें दोस्तों 119 किलोमीटर। और देखो इसमें सबसे लंबी सुरंग T49 है, ये देख सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों वो T49 है, जिसकी लंबाई 12.75, जिसकी जो लंबाई है 12.75 किलोमीटर। T49 सबसे लंबी सुरंग है। यह सुरंग कटरा बनियाल खंड पर स्थित है, रामबन जिला जम्मू कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। देखो T49 क्या है, आपसे प्रश्न भी पूछा सकता, व्हाट इज T49, व्हाट इज T49 की T49 दोस्तों क्या है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है भाई। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग 12.75 किलोमीटर और एस्केप सुरंग 12.895 किलोमीटर शामिल है। ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े की नाल के आकार की तरह है। ठीक है, देख सकते हैं। बाकी आप जो भी आपको लगता है महत्वपूर्ण, ठीक है। बाकी और देखते हैं और कौन सी है भाई, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। देखो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ दोस्तों ये टॉपिक यहाँ से प्रश्न मेरे भाई आने ही आना है। देखो तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला राज्य बना है। एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्टिविटी। देखो वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जलवायु लागत परिवर्तन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। ठीक है भाई। देखो अगर अब मैं UNDP की बात करता हूँ तो भाई जैसे विश्व के अंदर दोस्तों बार बार समय समय पर बैठकें होती रहती हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। अब जलवायु परिवर्तन को लागू करना, कोई एक भारत सरकार भी उसमें पार्टिसिपेट करती है और जो कंट्री है ऑल ओवर कंट्री के जितने भी मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर भारत सरकार की बात आती है दोस्तों तो भारत सरकार भाई राज्यों के ऊपर डिपेंड है। भाई राज्य अगर प्रत्येक राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाएगा जलवायु परिवर्तन संबंधित तो, और अगर जिले के राज्य से ऊपर नीचे दोस्तों जिले आती है, जिले के बाद में दोस्तों धीमे धीमे जैसे भी हमारी जो प्रणाली है दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक आएगी। अगर हर इंसान अपना कर्तव्य निभाएगा तो हम बहुत कम दोस्तों, हम किसी पर भी एक्स्ट्रा बर्डन ना डालते हुए इस टारगेट को बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। तमिलनाडु इसमें सबसे पहले आया और उसने बोला भाई मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, आप लोग भी निभाइए भाई। अब तमिलनाडु से सीख लेनी चाहिए भारत के प्रत्येक स्टेट को, भारत के प्रत्येक राज्य को और भारत के प्रत्येक जिले को और भारत की प्रत्येक गांव को और प्रत्येक शहर को कि हम सब लोग जलवायु परिवर्तन में दोस्तों क्या करेंगे भाई, अहम योगदान देंगे। और इससे भाई जितने भी जलवायु परिवर्तन किससे होता है दोस्तों आप समझ सकते हैं भाई, जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग है जो CO2 का अधिक से अधिक मात्रा में उत्सर्जन है, इन्हें आपको घटाना है। और जितने भी ऐसे फैक्टर हैं जो जलवायु परिवर्तन को दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं उन्हें आपको दोस्तों कम करना है। अगर आप जिम्मेदारी निभाते हैं तो हम बहुत जल्दी इस टारगेट को दोस्तों पा लेंगे। ठीक है भाई। अब राज्य सरकार ने 3 प्रमुख मिशनों भाई ग्रीन तमिलनाडु मिशन, तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की थी। देखो आज के जमाने में क्या ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है भाई। देखो तमिलनाडु आर्द्रभूमि मिशन कितना महत्वपूर्ण है भाई, तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन और ग्रीन तमिलनाडु मिशन। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बना है जो कि सारी की सारी समस्याओं को दोस्तों लेकर चल रहा है। ठीक है। और देखो ऐसा करने वाला वो पहला स्टेट बना अब तक। देखो देख लेते हैं, तमिलनाडु से सीख लेनी है हम सभी को, तमिलनाडु से दोस्तों सभी को सीख लेनी है भाई। 9 दिसंबर 2022 की बात करते हैं तो तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई है। इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट मिशन के दौरान की गई है। तमिलनाडु क्लाइमेट मिशन का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में किया गया भाई। देखो ये महत्वपूर्ण इतना नहीं है, बस आपको अगर इस पर दोस्तों एक तरीके से निबंध लिखना है या फिर UPSC वगैरह के लिए कोई या फिर
एक तरीके से बहुत ज़्यादा डीपली जानकारी चाहिए तब दोस्तों आप इसके बारे में देख सकते हैं, बाकी ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार पढ़ के देख लेना, इससे आपको ये पता लगेगा कि इसने क्या काम किया है और हम क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंटरव्यू के लिए या फिर जलवायु परिवर्तन पे जो हमें कार्य प्रणाली बनी है उसके लिए, बाकी परीक्षा के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण नहीं है, पीसीएस के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। देखो धर्मदम भारत का पहला पूर्ण देखो धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र, इसे एक बार पढ़ लेते हैं। देखो धर्मदम क्या है ये दोस्तों, धर्मदम क्या है दोस्तों, भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है भाई। केरल से आज बहुत सारे प्रश्न आए हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण है। देखो धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 से यहाँ से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पिनाराई विजयन क्या होते बच्चों, विधानसभा के रूप में विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। और केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। धर्मदम क्या है, भारत का पहला पूर्ण रूपेण निर्वाचन क्षेत्र। देख सकते हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्त, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी देखो विश्व का पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, एक बार इसे देख लेना बढ़िया करके। देखो यहाँ तो देखो ये एक दिन में नहीं हुआ भाई। देखो देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में 138 वार्ड में से 63 में पुस्तकालय नहीं था। अब कुल मिलाकर इन लोगों ने मेहनत की और बाकी 63 में दोस्तों पुस्तकालय बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों पुस्तकालय है, सब में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में पुथुवायल नारायण पीएन पडिक्कर को जाना जाता है। देखो जान सकते हैं भाई पुस्तकालय का मतलब क्या है, पुस्तकें मिलेंगी पढ़ने के लिए, जाइए पुस्तकें पढ़िए। पुस्तकें आपको सिखाती हैं दोस्तों, पुस्तकें आपको जीवन भर सिखाती हैं। देखो पुथुवायल नारायण पीएन पडिक्कर, ये देख सकते हैं केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक है। ठीक है भाई, 1996 में पीएन पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून पुण्यतिथि को बायना दीनम रीडिंग डे। देखो रीडिंग डे भाई, रीडिंग डे को समझ सकते हैं लेकिन हिंदी बहुत खतरनाक है इसकी। बायना दिनम के रूप में घोषित किया है 19 जून को पीएन पडिक्कर के सम्मान में रीडिंग डे के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों एक बार देख लेना, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है। और आज देखो मैंने आपको 12 पेज कराए हैं और ये पेज स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो या फिर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, सबके लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरा टारगेट रहेगा कि आपको एक एक फैक्ट को आपके सबके सामने लेके आऊँ, इस तरीके से लेके आऊँ जैसे समुद्र में से दोस्तों एक छोटी सी मछली को पकड़ के दोस्तों एक पक्षी ले आता है। अब हमारा टारगेट है दोस्तों आप सभी के एग्जाम को आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें अधिकतम से अधिकतम मात्रा में क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से दोस्तों जानकारी एकदम अपडेट वाली देना, जिससे आप अच्छे से अच्छा कर पाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये दोस्तों आपका आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 आपको और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।